आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जिसमें इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर किया जा चुका है और इसी के पार्ट 3 को आज हम लोग कवर करते हैं, जिसमें हम लोग एक एक कर स्वास्थ्य क्या है तथा रोग क्या है। इसके बाद बोला जा रहा था कि मानव में संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें इन्फ्लुएंजा, जुकाम, हेपेटाइटिस ए बी सी डी इसके बारे में अध्ययन किए। उसके बाद कहा जा रहा है कि हम लोग बुखार क्या है या डेंगू बुखार क्या है, इन्फ्लुएंजा क्या, चिकनगुनिया क्या है, रेबीज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तथा हम लोग इसके बाद देखे थे कि वायु से क्या है, वायु में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न रोगों के बारे में अध्ययन किए। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। किसके बारे में? प्रोटोजोआ से। किस प्रकार से प्रोटोजोआ के द्वारा प्रोटोजोआ संबंधित या प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट रहेंगे सभी के सभी एग्जाम पॉइंट अभी से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। और आप लोग इसको कवर, इस वीडियो को देखने के बाद अनसॉल्व पेपर को जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि अनसॉल्व करने से आपको आइडिया मिलेगा कि इस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। तो हम लोग चलते हैं प्रोटोजोआ संबंधी रोग। इसमें देखा जा रहा है कि लगभग में 30,000 से अधिक, लगभग में 30 से अधिक प्रोटोजोआ जो मानव में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते। कहा जा रहा है कि 30 से अधिक ऐसे प्रोटोजोआ है जो मानव में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम लोगों को क्या अध्ययन करना है। तो इसमें सबसे पहले देखा जा रहा है कि अमीबी पेचिस या कहा जा सकता है किसी को अमीबता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीबता क्या होता है? अमीबता भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो कहा जा रहा है कि अमीबता या अमीबी पेचिस के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें देखा जा रहा है कि अमीबा के बारे में देखा जा रहा है कि अमीबी पेचिस के बारे में देखा जा रहा है कि यह कहा जा रहा है कि यह जो रोग होता है, यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ के नामक प्रोटोजोवन जो परजीवी द्वारा था। कहा जा रहा है कि जो अमीबी पेचिस होता है, यह रोग एंट अमीबा, देखिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ नामक प्रोटोजोवन जो क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। तो परजीवी के द्वारा होता है। यह परजीवी मनुष्य के आंत में पाया जाता है। ये जो अमीबी पेचिस होता है, यह मानव के किस अंग को प्रभावित करता है या किस अंग से संबंधित होता है? तो यह आंत से संबंधित होता है। तो हम लोग क्या देखें? प्रोटोजोआ से संबंधित कुछ ऐसे रोग हैं जो मानव शरीर में होने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले देखा जा रहा है कि अमीबी पेचिस है, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोवन के द्वारा होता है, जो एक प्रकार का परजीवी प्रोटोजोवन होता है। यह मानव शरीर के आंत में पाया जाता है या आंत को प्रभावित करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके संक्रमण के बारे में देखा जाता है। इसमें संक्रमण की बातें होती है, तो इसके द्वारा किसके द्वारा फैलता है? घरेलू मक्खी द्वारा ये अधिक से अधिक संक्रमित होता है। कहा जा रहा है कि यह घरेलू मक्खी की तरह यह रोग वाहक होती है और यह परजीवी को कहा जाता है कि यह परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से, कहा जाता है कि घरेलू मक्खी जो होती है, यह परजीवी के रूप में क्या जाता है? परजीवी के रूप में व्यक्ति के मल से खाद्य पदार्थ तक क्या कहता है? खाद्य पदार्थों तक ले जाकर इन्हें संदूषित कर देती है। तो कहा जाता है कि व्यक्ति के जो मलमूत्र होते हैं या मल से खाद्य पदार्थों तक इसके संक्रमण फैलाने का कार्य किसका होता है? घरेलू मक्खियों का होता है। इसी के द्वारा क्या होता है? ये फैलता है।
तो आगे कहा जा रहा है कि जो संदूषित या कहा जाता है कि जो संदूषित पेयजल और तथा तथा खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत होते हैं, जिसको ट्रोपोजोइट परजीवी की पूर्ण भूमिका अवस्था होती कहा जाता है। इसमें ट्रोपोजोइट कौन होता है? ट्रोपोजोइक कौन होता है? ट्रोपोजोइट की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। आगे हम लोग देखते हैं इसके लक्षण के बारे में। देखिए लक्षण क्या है। लक्षण में इसके लक्षण निम्न कहा जा रहा है कि कब्ज होना, पेट में दर्द होना, पेट में ऐंठन होना, रुधिर के थक्के जैसा मल का त्याग करना, हल्का बुखार होना, इस रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं। कहा जा रहा है कि गंभीर अवस्था में पेट में कहा जाता है कि गंभीर अवस्था में जो पेट में फोड़े या अल्सर हो जाते हैं, कहा जा रहा है कि ये इसके जो घर बहुत ही गंभीर अवस्था आ जाती है अमीबी पेचिश के, तो कहा जाता है कि पेट में फोड़े या अल्सर तक हो जाते हैं। अब कहा जा रहा है कि इस रोग से बचाव तथा इसका रोकथाम क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इस रोग से बचने के लिए हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट से में 1 घंटे तक भिगोकर फिर उपयोग में लाया जाता है। कहा जा रहा है कि इस रोग से बचाव हेतु हरी सब्जी, कहा जाता है कि हरी सब्जी को पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कहा जा रहा है कि 1 घंटे तक भिगोकर फिर उसका उपयोग में लाते हैं। अब अगला कहा जा रहा है कि उबाला हुआ जल तथा ढका हुआ भोजन खाना चाहिए। कहा जा रहा है कि सदैव अपने खाद्य पदार्थों को, या तो कहा जाता है कि पेय पदार्थों को हमेशा ढक कर इस्तेमाल करना चाहिए, या तो कहा जाएगा कि हमेशा ताज़े फल या ताज़े खाद्य पदार्थों या ताज़े जल का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एमेटिन कहा जाता है एमेटिन नामक एक एल्कोलॉइड से रोगी को कुछ समय के लिए आराम मिलता है। कहा जा रहा है कि इसमें इमेटिन नामक एक एल्कोलॉइड से रोगी को कुछ समय के लिए आराम मिल सकता है। इस प्रकार से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के क्या जाता है एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। आगे देखा जा रहा है कि मलेरिया क्या जाता है। मलेरिया कभी कभी एग्जाम में आता है कि प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो ऑप्शन में आ जाता है। तो ये जान लीजिए कि मलेरिया रोग जो होता है यह प्रोटोजोआ जनित रोग है, ना कि जीवाणु से, ना कि विषाणु से। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो लोगों को समझ में आता है कि मलेरिया कैसा है, जीवाणु और विषाणु से। तो जीवाणु और विषाणु ना होकर किसके द्वारा फैलता है मलेरिया? मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। आगे देखिए मलेरिया के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि 19वीं सदी तक लोग यह समझते थे कि मलेरिया रोग दलदली स्थानों से निकली गंदी व नम हवा के कारण होती। कहा जा रहा है कि 19वीं सदी से पहले लोगों का यह अनुमान था कि मलेरिया रोग दलदली स्थानों से निकली गंध व नम हवाओं के कारण होती है, लेकिन इसलिए मलेरिया गंध हवा नामक इसी कारण रखा गया है। कहा जाता है कि मलेरिया को इन्हीं गंध हवाओं के कारण इसका गंदी हवा नाम भी इसकी के द्वारा रखा गया है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि मलेरिया होता है उसके रोग जनक कौन होते हैं? तो यह रोग एक कोशिकी, कहा जा रहा है कि जो मलेरिया रोग होता है यह एक कोशिकी। अब आप लोग बताइए एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, द्विकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? एक कोशिकीय तथा द्विकोशिकीय जीवों के दो एग्जाम्पल आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला कहा जा रहा है कि यह एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। कहा जा रहा है कि इसके वाहक कौन होते हैं? तो प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। तो कहा जा रहा है नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसमें संक्रमण क्या होते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि इसमें संक्रमण हेतु इस रोग का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। कहा जा रहा है कि जो मलेरिया रोग होता है यह मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि मलेरिया में बुखार,
चढ़ने से पहले रोगी की भूख खत्म हो जाती है। कुछ सूखने कहा जाता है कि इस समय क्या जाता है, मुख सूखने लगते हैं, सिर दर्द होने लगता है, पेशियों तथा जोड़ों में भी दर्द होता है तथा जी मचलाने लगता है। कहा जा रहा है कि मलेरिया में बुखार चढ़ने से पहले रोगी की भूख खत्म हो जाती है, मुख सूखने लगता है, सिर, पेशियां तथा जोड़ों में दर्द होने लगता है तथा जी मचलाने लगता है। यह मलेरिया के प्रमुख लक्षण थे। अब आगे देखिए, मलेरिया के रोकथाम एवं उपचार के बारे में हम लोग आगे अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि इसका रोकथाम क्या होता है। तो कहा जा रहा है कि अपने आसपास गंदे पानी को इकट्ठा होने न दे। कहा जा रहा है कि अपने आसपास गंदे पानी को इकट्ठा न होने दे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। आसपास के गड्ढे में पानी रुकने न दिया जाए। अब कहा जा रहा है कि ये तो प्रमुख लक्षण हो गए। मुख्य रूप से कहा जाता है कि जिस स्थान पर पानी टिका हुआ रहता है या ऐसा स्थान जहाँ पर गंदा पानी इकट्ठा रहता है, तो उस जल में क्या हो जाता है, कुछ तेल का छिड़काव करने से उसमें उत्पन्न प्लाज्मोडियम, इसमें उत्पन्न क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम वाहक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जैसे तिल का छिड़काव किया जाता है वहाँ से क्या जाता है, ये नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है या जनन करके अपने जीवधारियों का जो वंश बढ़ाने का कार्य करते हैं, या कहा जाता है कि जो मादा एनाफिलीज का एग्स होता है वो तेल के छिड़काव करने से क्या जाता है, ये नष्ट हो जाता है। इसलिए जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है तो वहाँ पर क्या होता है, तेल का छिड़काव करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र क्या होता है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र के बारे में हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मोडियम का आखिरकार जीवन चक्र किस प्रकार से संपन्न होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संक्रमित मादा, कहा जा रहा है कि संक्रमित मादा एनाफिलीज, कहा जाता है कि संक्रमित मादा एनाफिलीज मानव को काटते, कहा जाता है कि देखिए नर और मादा दोनों काटते हैं, लेकिन जो नर होते हैं उनका जो डंक होता है, या कहा जाता है कि इसमें जो प्लाज्मोडियम होता है ये बहुत ही छोटे होते हैं, जिसके कारण वो उसका जो असर होता है, या कहा जाता है कि जो उसकी पावर होती है वो क्या कहते हैं, नर का हमारे शरीर में उतनी क्षति नहीं पहुंचा सकते या उतना उसके पास पावर नहीं था। लेकिन जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है उसकी जो कहा जाता है उसकी जो क्षमताएं होती है या मानव शरीर को क्या कहते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इसके वाहक कौन होती है, मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि संक्रमित मादा एनाफिलीज मानव को काटती है। तो प्लाज्मोडियम जीवाणु क्या आते हैं, स्पोरोजोइट्स। कहा जाता है कि प्लाज्मोडियम जीवाणु जैसे स्पोरोजोइट्स के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। कहा जा रहा है कि संक्रमित मादा एनाफिलीज मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणु जिसे स्पोरोजोइट्स के रूप में मानव शरीर में घुस जाती है। कहा जाता है कि स्पोरोजोइट्स का मतलब क्या जाता है, वहाँ पर एक क्या जाता है, मानव शरीर के एक क्या थी, वाहक होती है, या कहा जा सकता है कि उसी क्या परजीवी होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। कहा जा रहा है कि प्रारंभ में परजीवी जो होती है यह यकृत में, कहा जाता है कि यह यकृत, मानव शरीर के यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। और फिर लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे संबंधी वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। या तो लाल रक्त टीच बाय कपिल सर डालेंगे तो भी आपको वहां से मिल जाएगा। और यकृत के बारे में अगर आप लोग अध्ययन नहीं किए हैं तो इससे संबंधित वीडियो भी प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं जिससे लाल रक्त कणिकाएं फट जाती है। कहा जा रहा है कि जैसे ही लाल रुधिर कणिकाओं पर ये आक्रमण करती है तो इसके प्रभाव से लाल रुधिर कणिकाएं फट जाती है। और क्या फट जाती है, तो नेक्स्ट देखा जा रहा है कि लाल रुधिर कणिकाएं के फटने के साथ ही एक अविषालु, कहा जाता है कि एक अविषालु जिसको टॉक्सिक पदार्थ हीमोजोइन निकलता। कहा जा रहा है कि जैसे ही WBC क्या कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं या RBC जैसे फटता है उसमें हीमोजोइन निकलता है जो
ठिठुरन और प्रत्येक 3 में से 4 दिन के अंतराल में आने वाले उच्च आवर्तित ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से इसमें ठिठुरन तथा कहा जाता है कि प्रत्येक 3 से 4 दिन में के अंतराल में आने वाले उच्च आवर्ती ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तब परजीवी इसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कहा जा रहा है कि जैसे ही मादा एनाफिलीज मच्छर कहते संक्रमित व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को काटती है तो तब परजीवी इसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। कहा जाता है कि तब परजीवी इसके शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है और उनका आगे का परिवर्धन कहा जाता है कि और उनके आगे का परिवर्धन वहाँ होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ये परजीवी मच्छर में बहुसंख्यक रूप में से बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि ये परजीवी मच्छर में बहुसंख्यक रूप से बढ़ते हैं और जीवाणु बन जाते हैं। कहा जा रहा है कि ये परजीवी मच्छर में बहुसंख्यक रूप से बढ़ते हैं और जीवाणु बन जाते हैं जो इसकी लार ग्रंथियों में जमा हो जाता है। कहा जा रहा है कि जैसे ही इसकी संख्या बहुसंख्यक रूप में बढ़ती है तो जीवाणु बन जाती है और जो इसकी लार ग्रंथियों में जमा हो जाती है। कहा जा रहा है कि इसकी लार ग्रंथियों में क्या होती है, धीरे धीरे जमा हो जाती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जब यह मच्छर कहा जा रहा है कि जब प्लाज्मोडियम मच्छर किसी मानव को काटता है तो जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार वर्णित घटना आरंभ हो जाती है। कहा जा रहा है कि संक्रमित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है तो धीरे धीरे क्या जाता है, ये अपना प्रभाव ये क्या जाता है बढ़ाना प्रारंभ कर देती है, जिसको कहा जाता है कि इस प्रकार इसके जो घटनाएं होती है ये क्या थी आरंभ हो जाती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कहा जाए कि जो मलेरिया परजीवी होता है इसे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर दो परपोषियों की जरूरत पड़ती है। कहा जा रहा है कि मलेरिया रोग जो होता है यह परजीवी के रूप में होता है जो अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य का सहारा लेती है तथा मच्छरों का सहारा लेती है। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य तथा मच्छर दो रूप से एक दूसरे के क्या होते हैं, परपोषी की जरूरत पड़ती है। या कहा जा सकता है कि मलेरिया रोग जो होता है एक दूसरे के परपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानव शरीर तथा मच्छर दोनों पर निर्भर होते हैं। क्यों? मानव इसका वाहक होता है तथा इस मच्छर क्या होता है इसके ऊपर क्या होते हैं आश्रित होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो फैलने का कार्य करता है मनुष्य के शरीर में मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग होता है। मादा एनाफिलीज रोग वाहक अर्थात कहा जा सकता है कि इस वाहक या रोग का संचरण करने वाली भी होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इस रोग के उपचार के लिए एंटीमनी यौगिक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। कहा जा रहा है कि मलेरिया रोग से बचाव हेतु एंटीमनी यौगिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मलेरिया के प्रकार क्या है, मलेरिया के प्रकार क्या होते हैं। तो मलेरिया के प्रकार के बारे में हम लोग देखते हैं। तो मलेरिया के प्रकार क्या है, नंबर 1 की बात किया जा रहा है तो तृतीयक मलेरिया क्या है, तृतीयक मलेरिया क्या है, तृतीयक मलेरिया तृतीयक मलेरिया क्या होती हैं। तो कहा जा रहा है कि यह प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है। कहा जा रहा है कि इसके कौन से रोग होते हैं, देखिए यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ये कहा जाता है कि तृतीयक मलेरिया होता है जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा फैलता है। इसमें मलेरिया कहा जाता है कि इसमें मलेरिया बुखार प्रति 48 घंटे बाद चढ़ता है। जो तृतीयक मलेरिया होती है या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा फैलने वाला जो
मलेरिया रोग होता है यह 48 घंटे या लगभग में कह सकते हैं कि हर तीसरे दिन एक क्या कहता है इसके द्वारा बुखार आता है। कहा जा रहा है कि जो मलेरिया होती है इसको कई चरणों में बांटा गया है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि तृतीयक मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा फैलता है। इसमें रोगी को या कहा जा सकता है कि इसमें जो बुखार होता है 48 घंटे या कहा जा सकता है कि हर तीसरे दिन बुखार आता है। नेक्स्ट देखिए, तृतीयक मलेरिया के बाद चतुर्थक मलेरिया क्या होते हैं। चतुर्थक मलेरिया क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चतुर्थक मलेरिया चतुर्थक मलेरिया के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, देखिए कहा जा रहा है कि जो चतुर्थक मलेरिया होती है यह प्लाज्मोडियम मलेरी क्या है, यह प्लाज्मोडियम मलेरी यह प्लाज्मोडियम मलेरी से होता है। इसमें बुखार प्रति 72 घंटे, इसमें जो बुखार होता है प्रति 72 घंटे या कहा जा सकता है कि हर चौथे दिन के बाद इसमें बुखार आता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मंद तृतीयक मलेरिया क्या होती है। मंद तृतीयक मलेरिया में देखा जाता है तो मंद तृतीयक मलेरिया मलेरिया रोग हो गया। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि यह प्लाज्मोडियम ओवेल से होता है। कहा जाता है यह प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा फैलता है। इसमें बुखार हर 48 घंटे बाद चढ़ता है। तृतीय बुखार में कहा जाता है कि हर 48 घंटे के बाद क्या होता है इसमें बुखार चढ़ता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रणाली मलेरिया या घातक मलेरिया। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि घातक मलेरिया क्या होती है। देखिए घातक मलेरिया क्या होता है। देखिए घातक मलेरिया में देखा जाता है तो यह प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरल यह क्या होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरल यह प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से होता है। इसमें जो बुखार होता है लगातार बना रहता है, इसीलिए इस रोग को कहा जाता है घातक मलेरिया। यह मृत्युजनक भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि यह मृत्युजनक भी हो सकता है। तो हम लोग कितने बारे में मलेरिया के बारे में पढ़े हैं। तृतीयक मलेरिया होती है यह प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा फैलता है। इसमें बुखार रोगी को प्रति 48 घंटे के बाद या हर तीसरे दिन के बाद क्या होता है यह बुखार आता रहता है। दूसरा हम लोग पढ़े चतुर्थक मलेरिया में देखा जाता है तो यह प्लाज्मोडियम मलेरी नामक वाहक से होता है। इसमें बुखार प्रति 72 घंटे बाद या हर चौथे दिन के बाद आता है। नेक्स्ट देखा जा रहा है कि मंद तृतीयक मलेरिया यह प्लाज्मोडियम ओवेल से होता है। इसमें बुखार हर 48 घंटे के बाद चढ़ता है। नेक्स्ट है कि घातक मलेरिया यह प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के द्वारा होता है। इसमें बुखार लगातार बना रहता है तथा जिसके कारण क्या कहता है कि यह मृत्युजनक भी होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं मलेरिया के बारे में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दैनिक मलेरिया क्या कहते हैं। दैनिक मलेरिया
दैनिक मलेरिया क्या होती है? तो दैनिक मलेरिया देखा जाता है कि इसके दौरान प्रतिदिन कहा जाता है कि इसमें प्रतिदिन बुखार आता है। यह प्लाज्मोडियम की एक से अधिक जातियों के संक्रमण से क्या रहता है, यह रोग बिगड़ जाने पर होता है। कहा जाता है कि यह जो दैनिक मलेरिया, देखिए नाम से पता है दैनिक मलेरिया मतलब प्रतिदिन। यह कहा जाता है कि इसमें प्रतिदिन बुखार आता है। यह प्लाज्मोडियम की एक से अधिक जातियों के संक्रमण के बिगड़ने के कारण ये अधिक से अधिक फैलता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि आवर्ती मलेरिया क्या होती है? आवर्ती मलेरिया, देखिए नेक्स्ट क्या है? आवर्ती मलेरिया। आवर्ती मलेरिया क्या होती है, इसके बारे में देखिए। आवर्ती मलेरिया में देखा जाता है कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या प्लाज्मोडियम ओवेल तथा प्लाज्मोडियम मलेरिस में बाह्य रुधिर चक्र में चलते। कहा जाता है कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल तथा प्लाज्मोडियम मलेरी में बाह्य रुधिराणु चक्र में चलते रहते हैं, जो एक बार ठीक हो जाने के बाद भी दोबारा आक्रमणकारी हो सकता है, जिसके द्वारा जो रोग मलेरिया फैलता है उसे आवर्ती मलेरिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से मलेरिया के प्रकार के बारे में हम लोग देखें, मलेरिया के सिम्टम के बारे में देखें, मलेरिया कितने भागों में थे, अब मलेरिया के लक्षण को देखें, अब मलेरिया किस प्रकार से प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलती है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को भी हम लोग स्पष्ट रूप से समझे। अब कहा जा रहा है कि आगे हम लोग देखते हैं कि हेलमेंथीज रोग क्या होता है। हेलमेंथीज रोग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो अब देखिए क्लास कैसी अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को शेयर करिए, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट किसी भी प्रकार से वंचित न रह जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग आंसर करिएगा। हमको पूरी उम्मीद है कि आप लोग जैसे आंसर करेंगे आपको बेहतर से बेहतर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही आसानी, या कहा जाता है कि बहुत ही मदद मिलेगी। कहा जा रहा है कि हेलमेंथीज रोग, कहा जा रहा है कि मानव में कुछ रोग जैसे टीनिएसिस, एस्केरिएसिस, फाइलेरिएसिस इत्यादि हेलमेंथीज कृमियों द्वारा होता है। इनमें से कुछ मुख्य रोग का वर्णन निम्न है। कहा जाता है कि हेलमेंथीज रोग होता है। यह मानव में कुछ रोग जैसे टीनिएसिस, एस्केरिएसिस, फाइलेरिएसिस इत्यादि जो रोग होते हैं जो हेलमेंथीज कृमियों के द्वारा होता है, इसलिए इसमें कुछ रोगों के बारे में हम लोग अध्ययन करना है। नेक्स्ट देखा जा रहा है कि इसमें एस्केरिएसिस क्या होता है। एस्केरिएसिस होता है, कहा जाता है कि ये जो रोगजनक होता है, इसमें देखिए एस्केरिएसिस आंतों का यह रोग एस्केरिस लुम्बिकाइडिस क्या होता है। एस्केरिस लुम्बिकाइडिस, इसको देखिए आप लोग अच्छे से इसको कवर कर देखिए क्या है। एस्केरिस लुम्बिकाइडिस आंतों का यह रोग एस्केरिस लुम्बिकाइडिस नामक निमेटोडा द्वारा होता है। यह रोग छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। कहा जा रहा है कि एस्केरिएसिस जो होता है यह हेलमेंथीज जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग होता है, जो छोटे बच्चों में उनकी आंत में फैलने वाला किसके द्वारा, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसमें संक्रमण, इसके किस प्रकार से संक्रमण होता है इसमें के बारे में हम लोग देखते हैं। एस्केरिस के अंडों रोगी की आंत में उपस्थित होते हैं। कहा जा रहा है कि एस्केरिस के अंडे जो होते हैं ये रोगी की आंत में उपस्थित होता है तथा मल के द्वारा बाहर आ जाते हैं। ये मिट्टी, जल, पौधे व पालतू पशुओं के दूध को संदूषित करता है। कहा जाता है कि यह संदूषित करता है, संदूषित कर स्वस्थ मानव के संपर्क में आकर भोजन व दूध पीने के योग्य जो होता है आते हैं, तो उनमें अंडे स्वस्थ मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है। कहा जा रहा है कि एस्केरिस के जो अंडों की रोग की आंत में उपस्थित हो जाता है। कहा जा रहा है कि एस्केरिस जो होता है यह अंडों में रोगी की आंत में उपस्थित हो जाता है तथा मल के साथ बाहर आ जाता है, जिसके द्वारा यह मिट्टी, जल, पौधे तथा पशुओं या पालतू पशुओं या जंगली पशुओं के दूध को संदूषित कर स्वस्थ मानव के संपर्क में आ जाता है तथा यह स्वस्थ व्यक्ति भी
ऐसे क्या जाता है, ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट कहा जाता है कि इसके लक्षण की बात किया जाता है तो पेट में दर्द होना, अनिद्रा कहा जाता है कि आधी निद्रा होना, अनिद्रा होना, भूख कम लगना, घबराहट, शरीर में ऐंठन इत्यादि, ये सभी के सभी एस्केरियासिस या हेलमिंथेस नामक रोग के लक्षण थे। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एस्केरियासिस के रोकथाम एवं उपचार के बारे में हम लोग देखते हैं। तो भोजन करने से पूर्व हाथ साबुन से धोने चाहिए। कहा जा रहा है कि भोजन करने से पूर्व हाथ को साबुन से धो लेना चाहिए, जिसके द्वारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत और सामाजिक सफाई इस रोग की सर्वश्रेष्ठ रोकथाम है। कहा जा रहा है कि व्यक्ति की सामाजिक सफाई इस रोग की सर्वश्रेष्ठ रोकथाम होती है। नेक्स्ट हम लोग एस्केरिस के बारे में क्या है, एस्केरियासिस के बारे में देखें। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि फील पाव या हाथी पाव, फील पाव रोग या हाथी पाव रोग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यह रोग फाइलेरिया क्या जाता है, यह रोग फाइलेरिया कहा जाता है कि इसके यह रोग फाइलेरिया क्रीमी कौन है, वुचेरिया कहा जाता है, फाइलेरिया क्रीमी वुचेरिया। देखिए इसमें क्या है, फाइलेरिया क्रीमी वुचेरिया बुचेरिया बेनक्रेफ्टाई कौन सा होता है, बुचेरिया बेनक्रेफ्टाई के द्वारा उत्पन्न होता है। कहा जा रहा है कि फील पाव या हाथी पाव जो रोग होता है, यह रोग फाइलेरिया क्रीमी बुचेरिया बेनक्रेफ्टाई के द्वारा उत्पन्न होता है। यह लसिका वाहिकाओं कहा जा रहा है कि यह लसिका वाहिकाओं और लसिका वाहिनियों में परजीवी के रूप में रहता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसके द्वारा संक्रमण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए संक्रमण के बारे में, संक्रमण क्या होता है, मानव में रोग का संक्रमण मादा, इसमें मानव कहा जाता है कि मानव में रोग का संक्रमण मादा क्यूलेक्स कहा जाता है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। फील पाव या हाथी पाव जो रोग होता है, यह रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, शरीर में झुंझलाहट, शरीर में क्या होता है, झुंझुनाहट, लचका वाहिनियों में रुकावट, पैरों में सूजन के कारण पैर हाथी के समान दिखाई पड़ते हैं। या कहा जाता है कि पैरों में क्या होता है, हाथी के समान क्या होते हैं, सूज जाते हैं। जिस प्रकार से जो पैर होता है क्या होता है, हाथी के पाँव के जैसे दिखाई देने लगते हैं, इसीलिए इस रोग का नाम ही रखा गया हाथी पाँव। क्यों, क्योंकि एक सिंपल स्वस्थ व्यक्ति का जो पैर होता है आप लोग देखे होंगे, लेकिन जब वही पैर क्या होता है, सूज कर क्या होता है, सूज कर क्या होता है, हाथी के जैसे मोटे हो जाता है। तो इस प्रकार से इसी रोग का नाम रखा गया है हाथी पाँव रोग। आगे हम लोग इसके उपचार एवं रोकथाम के बारे में बात करते हैं कि मच्छरों के काटने से बचाव करना चाहिए। इसमें कहा जाता है कि मच्छरों के काटने से बचाव करना चाहिए। प्रौढ़ कृमियों के लिए आर्सेनिक औषधि का उपयोग करना चाहिए। कहा जा रहा है कि आर्सेनिक औषधि का उपयोग करने से फील पाव या हाथी पाव रोग क्या हो जाता है, रोका जा सकता है। मच्छरों की रोकथाम हेतु उपाय करने चाहिए। कहा जा रहा है कि मच्छरों के रोकथाम हेतु अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। उपयोग करने का तात्पर्य यहाँ कि हमारे आसपास साफ सफाई रहना चाहिए, जल इकट्ठा नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ में हम लोगों को क्या सदैव मच्छरदानी का उपयोग कर कर सोना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं किसी रोग होने से। इस प्रकार हम लोग प्रोटोजोआ संबंधित जितने भी रोग थे इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। बस थोड़ा सा हम लोग इसमें और अध्ययन करेंगे। कवक जनित मानव रोग कहा जाता है कि कवक के द्वारा होने वाला मानव रोग। तो देखिए इसमें क्या है, कवक जनित मानव रोग, कवक जनित मानव रोग कहा जा रहा है कि देखिए जीवाणु के द्वारा हो गया, विषाणु के द्वारा हो गया, प्रोटोजोआ के द्वारा हो गया। तो कवक या कहा जाता है कि फंगस के द्वारा मानव में किस प्रकार से रोग उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में लोग देखते हैं। तो मानव में कवक से संबंधित उत्पन्न होने वाला रोग कौन कौन सा मुख्य रूप से होता है, तो दाद हो गया। तो दाद के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसमें समझ सकते हैं। दाद क्या होता है, देखिए कहा जा रहा है कि माइक्रोस्पोरम क्या होता है, माइक्रोस्पोरम
माइक्रोस्पोरम माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन 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 और एपिड क्या एपिड मॉर्फो क्या देखिए एपिड मॉर्फाइटॉन कहा जाता है कि जो दाद रोग होता है यह माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन ए एपिडर्मोफाइटॉन नामक वंश के अनेक कवक दाद के लिए उत्तरदायी होते हैं। कहा जा रहा है कि इन सभी के द्वारा क्या होता है, दाद रोग फैलता है। किसके द्वारा? मुख्य रूप से माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन एपिड एपिडमोर्फोटॉन क्या होता है, एपिडमोर्फोटॉन इत्यादि वंश जो होते हैं दाद के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह त्वचा संबंधी रोग होता है। आगे देखिए क्या है, संक्रमण रोग कौन सा होता है। संक्रमण के बारे में हम लोग देखते हैं। संक्रमण रोग क्या होते हैं, देखिए दाद आमतौर पर मिट्टी से या बिना नहाए, कहा जाता है कि जो दाद होता है या मिट्टी के नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संक्रमण देखिए संक्रमण की बात किया जा रहा है तो दाद आमतौर पर मिट्टी से या बिना नहाए हुए बिल्ली, कुत्ते तथा संक्रमित व्यक्ति के तौली, कपड़े या कंघे का प्रयोग करने से हो जाता है। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि पसीने तथा नमी से भी यह शीघ्रता से फैलता है। कहा जा रहा है कि जो दाद होता है यह आमतौर पर मिट्टी से या बिना नहाए किसको, जानवरों को, कौन कौन से, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इन सभी को स्पर्श करने से क्या होता है, दाद जैसे रोग हो जाते हैं। तथा कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी प्रदूषित एरिया में रहते हैं या कभी नहाते क्या कहते हैं वो नहाते नहीं हैं, तो नहाने वाले व्यक्ति को उसका अगर किसी भी प्रकार का वस्त्र यूज करने से या कहा जाता है कि वस्त्र में तौली हो गया, कपड़े हो गया या कंघे का प्रयोग करने से भी क्या हो जाता है, दाद रोग हो जाता है। या कहा जा सकता है कि व्यक्ति एक ही कपड़े को कई दिन तक पहना रहता है तो उस शरीर से उत्पन्न हुए जो पसीना होता है उस कपड़े से क्या कहता है, घर्षण कर कर भी हमारी स्किन को या कह सकते हैं हमारी त्वचा को क्या कहता है, खुरदुरा या रफ कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होता है, दाद जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए क्या आ जाता है, इसके लक्षण की बात करते हैं हम लोग। तो लक्षण में कहा जाता है कि इस रोग में त्वचा पर दाने लगते हैं, निकलने लगते हैं जो बाद में लाल हो जाते हैं तथा लाल होकर यह शरीर के विभिन्न भाग जैसे त्वचा, नाखून और बालों के जड़ों पर सूखी या सल्की विच्छतियों द्वारा इस रोग के प्रमुख लक्षण हो जाते हैं। इन रोगों के द्वारा कहा जा सकता है कि इनमें नमी इन कवकों को त्वचा के वलनों जैसे पादागुलियों के बीच पनपने में मदद करते। कहा जाता है कि हमारे जो उंगलियां होती हैं उन उंगलियों के बीच में या ऐसे स्थान जो कहते हैं काफ़ी घर्षण वाले होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, अधिक से अधिक मात्रा में दाद जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। इसके रोकथाम के लिए कहा जा सकता है कि दाद की रोकथाम के लिए कहा जाता है कि स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें कहा जा सकता है कि कवकरोधी क्रीम का इस्तेमाल करके, जिसमें कहा जा सकता है कि स्वच्छ तथा सुंदर कपड़े का अधिक से अधिक इस्तेमाल करके तथा प्रतिदिन व्यक्ति के शरीर की साफ सफाई करके हम क्या कहते हैं, इस रोग से बचा सकता है। ये था कवकों के द्वारा कुछ रोग था, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए और इससे बाहर कवक से जनित रोग के बारे में आपके एग्जाम में नहीं आते, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें समझना नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि मानव में सामान्य असंक्रामक रोग। अब देखिए संक्रामक रोग के बारे में हम लोग देखें, संक्रामक रोग जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि असंक्रामक रोग क्या होते हैं। तो असंक्रामक रोग आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। कहा जाता है कि देखिए इसमें मधुमेह, गठिया, हृदय रोग,
कैंसर इत्यादि जो रोग होते हैं यह असंक्रामक रोग कहलाते हैं, जिसके बारे में हम लोग क्या क्रमशः अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें देखा जा रहा है कि कैंसर के बारे में देखिए कहा जा रहा है कि कैंसर वर्तमान समय में मानव के लिए भयंकर रोग में से एक है, जो विश्व भर में मृत्यु का प्रमुख कारण बन गया है। कहा जा रहा है कि जो विश्व भर में सबसे अधिक इस समय मृत्यु हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, तो कैंसर के द्वारा हो रही है। तो प्रतिवर्ष कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ष लगभग में भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी अधिक लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, जिनका इलाज क्या होता है, समय पर न हो जाने से क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि इसमें कोशिकाओं का असामान्य और अनियंत्रित रूप से विभाजन होना ही कैंसर कहा जाता है। कि कैंसर किसे कहते हैं, तो जब कोशिकाओं का विभाजन होता है। कोशिकाओं का विभाजन कितने प्रकार से होता है, कोशिकाओं के विभाजन के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं कि कोशिकाओं का किस प्रकार से विभाजन होता है और उनकी घटनाएं किस प्रकार से संपन्न होती है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो कहा जाता है कि जो कोशिकाओं का विभाजन होता है समसूत्री होता है तथा अर्धसूत्री हो जाता है। तो कहा जाता है कि इसमें जब कोशिकाओं का विभाजन अनियंत्रित रूप से होता है तो उसके द्वारा जो रोग होता है उसी को कहा जाता है कि कैंसर के कोशिकाओं का विभाजन या कैंसर की कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन ही कैंसर कहलाता है। कैंसर कोशिकाएं अपने आसपास के ऊतक पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देती। कहा जा रहा है कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। जब कोशिकाएं क्या जाती ग्रसित हो जाती है इनके कैंसर के कारण, तो उसके द्वारा बने ऊतक जो होते हैं ये भी संक्रमित होकर क्या जाते हैं धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। जो कहा जाता है कि कैंसर की क्या जाते हैं जो सिम्टम होते हैं बहुत ही अधिक पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। जो क्या क्या कहा जा सकता है कि उस समय व्यक्ति को कैंसर के संबंधित रोग उत्पन्न हो गए हैं। ये कोशिकाएं अपने असामान्य जो वृद्धि करके धीरे धीरे गांठों का रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण कहा जाता है कि जिसके कारण या इसे नियोप्लाज्म का निर्माण हो जाता है। कहा जा रहा है कि जो गांठें उत्पन्न होना, कहा जाता है कि उस कोशिकाओं के द्वारा का तो उसमें एक गांठें उत्पन्न हो जाती है या ऊतकों के द्वारा का कोशिकाएं ऊतक को प्रभावित करती है और ऊतक क्या होता है गांठ का रूप लेता है, जिसको नियोप्लाज्म का नाम दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा नोट्स वाइज कि देखिए क्या है। कहा जा रहा है कि कोशिकाओं का असामान्य और अनियंत्रित रूप से विभाजन होना ही कैंसर कहलाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कैंसर कोशिकाएं अपने आसपास के ऊतकों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देती है। कहा जा रहा है कि कैंसर कोशिकाएं अपने आसपास के ऊतकों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देती है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कैंसर के कारण क्या होते हैं। देखिए कैंसर विकसित करने के कारण होते कहा जाता है कि कैंसर विकसित करने के कारण होते हैं। एक कारण भौतिक रासायनिक विकिरण और जैविक हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो कैंसर के मुख्य कारण होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, तो भौतिक भी हो सकते हैं, रासायनिक भी हो सकते हैं, विकिरण के द्वारा भी हो सकता है तथा जैविक हो सकते हैं। तो अब हम लोग एक एक कर इसके लक्षण के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कैंसर के लक्षण क्या होते हैं कि कहा जाता है कि मत्स्य या पील में अचानक वृद्धि होना। कहा जाता है कि मत्स्य या तिल में का अचानक से वृद्धि होना क्या होता है, इसके लक्षण होते हैं। जिसमें चिर अस्थायी अपच या निगलन में कठिनाई होना, इन सभी के लक्षण होते हैं। अनावश्यक रुधिर स्राव होना। कहा जाता है कि अधिक से अधिक क्या हो जाता है अनावश्यक शरीर से क्या होता है रुधिर का स्राव होना भी एक कैंसर का ही लक्षण होते हैं। कहा जाता है कि स्तनों में मोटाई या अचानक वृद्धि होना। कहा जाता है कि स्तन में चाहे नर हो चाहे मादा में उनके स्तनों में मोटाई होना या अचानक वृद्धि हो जाना भी क्या होता है स्तन कैंसर कहलाता है। इस प्रकार से कैंसर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कैंसर के प्रकार है। देखिए क्या है कैंसर के प्रकार के बारे में हम लोग देखते हैं। कैंसर के प्रकार क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे कैंसर के प्रकार के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि देखिए हाँ अब देखिए क्या है। देखिए कैंसर के बारे में हम लोग देखते हैं। नंबर 1 देखिए क्या है कि कहा जाता है कि जो कैंसर ऊतकों के आधार पर इसको निम्न 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्या है कार्सिनोमास। कौन सा होता है कार्सिनोमास क्या होता है
कार्सिनोमास के रूप में हम लोग देखते हैं। तो कार्सिनोमास क्या होता है? देखिए, कार्सिनोमास एक ऐसा कैंसर रोग होता है जो विशेष रूप से उपकला कोशिकाएं, देखिए उपकला कोशिका किसे कहते हैं? किसी भी कोशिका के, या कहा जाता है कि शरीर की कोशिका, शरीर की बाहरी परत को किसी को कहता है? एपिडर्मिस की बनी होती है, या एपिडर्मिस को ही कहा जाता है उपकला कोशिकाएं। तो इसीलिए कहा जाता है कि यह विशेष रूप से उपकला कोशिकाओं में होता है, जो लगभग में 85%, कहा जाता है कि 85% कैंसर जो होता है इसे कार्सिनोमास के द्वारा होता है। नेक्स्ट है मार्कोमास। कौन कौन सा होता है? कार्सिनोमास। दूसरा है सार्कोमास। कौन सा होता है? सार्कोमास। देखिए, सार्कोमास। अब देखिए सार्कोमास क्या होते हैं? देखिए, कार्सिनोमास 85% होती है, यह उपकला कोशिका में होता है। बस इतना याद कर लीजिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सार्कोमास में होता है कि यह प्रमुखतः संयोजी उत्तक की कोशिकाओं, अब संयोजी उत्तक क्या होती हैं, या उत्तक के बारे में आप लोगों को अध्ययन करना है तो उसके वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देखकर उत्तक के संबंधी जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप लोग कवर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो अब कहा जा रहा है कि यह संयोजी उत्तक की कोशिका में, कहा जाता है कि जो सार्कोमास होता है यह संयोजी उत्तक में, कहा जाता है कि यह संयोजी उत्तक में संयोजी उत्तक में फैलता है। इस प्रकार के कैंसर से प्रभावित लोगों की संख्या लगभग में 2% होती है। कहा जा रहा है कि सार्कोमास के द्वारा लगभग में 2% ही व्यक्ति क्या रहता है इस रोग से ग्रसित होते हैं। यह सदैव संयोजी उत्तक में होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अति श्वेत कोशिकाएं रुधिरता, कहा जा रहा है कि अति संयुक्त। नेक्स्ट तीसरा क्या है? अति संयुक्त रुधिरता, या कहा जाता है का इसी को ल्यूकेमिया कहा जाता है व्हाइट ल्यूकेमिया कहा जाता है। अब कहा जाता है कि सफेद रुधिर को कणिकाओं, कहा जाता है कि सफेद रुधिर कणिकाओं का मतलब क्या जाता है? WBC। कहा जाता है कि इसी का नाम ल्यूकोप्लास्ट होता है, तो इसी में कहा जाता है कि ल्यूकेमिया कहता है, WBC में कहा जाता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में होता है कि यह सफेद रुधिर कणिकाओं में जिसे ल्यूकोप्लास्ट की अनियंत्रित वृद्धि के कारण यह कैंसर विकसित होता है। ऐसे रोगियों की संख्या सिर्फ 4% है। कहा जा रहा है कि ल्यूकोप्लाजो अति श्वेत कोशिका रुधिरता जो होती है जिसे व्हाइट ल्यूकेमिया कहा जाता है, यह सफेद रुधिर कणिकाओं जिसे ल्यूकोप्लास्ट की अनियंत्रित वृद्धि के कारण यह कैंसर विकसित होता है। ऐसे रोगियों की संख्या सिर्फ हमारे भारत में कितनी है? 4% है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, चौथा कहा जा रहा है कि चौथा क्या है? देखिए चौथा के बारे में हम लोग देखते हैं कि लसिका निहित। कौन सा होता है? लसिका। लसिका निहित। लसिका निहित में देखिए क्या है, इस प्रकार के कैंसर में लसिका कोशिकाओं का अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। कहा जाता है कि इसमें लसिका कोशिकाओं की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसी को लसिका निहित या इसी को लिम्फोमास कहा जाता है। ऐसे रोगियों की संख्या सिर्फ 5% होती है। तो सिंपल सा है कि सबसे अधिक क्या होते हैं? कार्सिनोमास होते हैं, यह उपकला कोशिकाओं में होता है, यह लगभग में 85% कैंसर का निर्माण करता है। सार्कोमास होता है, यह सिर्फ संयोजी ऊतक के कोशिकाओं में होता है, यह 2% होती है। अति श्वेत कोशिका रुधिरता जिसे श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है, इसी को ल्यूकेमिया कहा जाता है, यह सिर्फ 4% होता है। तो चौथा कहा जा रहा है कि लसिका निहित होती है, यह लसिकाओं का अनियंत्रित वृद्धि होने के कारण लसिका या लिम्फोमास कैंसर होता है। यह पूरे भारत में कितने 5% होता है। आगे देखिए कैंसर के बारे में हो गया। अब देखिए कैंसर के उपचार एवं रोग
रोकथाम क्या होते हैं? प्रदूषण को कम करना, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, पान, तंबाकू, गुटखा, शराब इस सभी का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सभी के सभी क्या होते हैं? कैंसर के प्रमुख रोकथाम एवं उपचार होते हैं। देखिए कुछ हम इधर सिम्टम लिख रहे हैं कि कौन कौन से रोग क्या होते हैं, कैंसर के मुख्य कारण होते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखना करते हैं। हाँ, यहाँ से देखिए आप लोग शांति से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, देखिए अब क्या होता है कि ऐसे रोगों के बारे में अध्ययन करना है जिसके बारे में इसमें बताया गया है कि देखिए कहा जा रहा है कि कैंसर के कारक कौन होते हैं, कारक के बारे में इधर देखना है। कैंसर के कारक के बारे में, इसे प्रभावित अंग के बारे में देखिए, अंग कौन कौन से प्रभावित होते हैं इसके बारे में देखिए। कहा जा रहा है कि कोयले का धुआं, कहा जाता है कि कोयले का धुआं, कोयले का धुआं, कोयले के धुआं से त्वचा का कैंसर तथा फेफड़े फेफड़े का कैंसर होता है। दूसरा कहा जा रहा है कि कोयले के जलने से निकलने वाला जो गैस होती है, कौन सी गैस होती है? देखिए 3,4 बेंजोपायरिन, कौन सा होता है? बेंजोपायरिन, 3,4 बेंजोपायरिन क्या होता है? धुएं से, कोयले के जलने से निकलने वाला जो गैस होती है 3,4 बेंजोपायरिन कहा जाता है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो त्वचा व फेफड़ा, क्या था? त्वचा व फेफड़ा रोग इससे प्रभावित होता है। अगला कहा जा रहा है कि नेक्स्ट धूम्रपान का धुआं, कहा जाता है कि धूम्रपान का धुआं जिसे एन धूम्रपान के धुआं को कहा जाता है एन नाइट्रोसोडी, देखिए नाइट्रोसोडी मेंथेलन कहा जाता है कि जो धूम्रपान का धुआं होता है उसमें एन नाइट्रोसोडी मेंथेलेन होता है। इसके द्वारा फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट कहा जाता है कि कैडमियम ऑक्साइड होता है, इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि प्रभावित होती है। कहा जाता है कि कैडमियम ऑक्साइड होता है, इसके द्वारा प्रोस्टेट ग्रंथि प्रभावित होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मस्टर्ड गैस से फेफड़े प्रभावित होती है। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देखिए डाई एथिल एस्टीबेस्टोस या DES कहा जाता है कि DES होता है, ये कैंसर के कारक होते हैं। इसके द्वारा यौनी कैंसर होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विनाइल क्लोराइड या VC होता है, विनाइल क्लोराइड होता है, इसके द्वारा यकृत अंग प्रभावित होता है। इस प्रकार से कैंसर के बारे में हम लोग देखें। अब अगला कहा जा रहा है कि विकिरण, कौन से किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा कैंसर रोग प्रभावित होता है। देखिए कहा जा रहा है कि विकिरण के द्वारा कहा जाता है कि कहा जाता है कि एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें तथा गामा किरणें, इन सभी प्रकार की अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, या जिसको कास्मिक किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, या इसी को इलेक्ट्रॉनिक विकिरण इत्यादि के कारण भी कैंसर हो सकता है, जिसके कारण कोशिका में उत्परिवर्तन होता है, जो कैंसर का मुख्य कारण बनता है। अब हम लोग देखिए जितना आपको बताया गया है उतने में से ही आपका सिलेबस है, जिसमें से इसके बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसलिए इसी जितना पढ़ाया जा रहा है आप उतने को ही तैयार रखिएगा, क्योंकि इसके बाहर आपका सिलेबस है ही नहीं। हम उतने ही आपको बताते हैं जितना आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अब देखिए आगे, नेक्स्ट हम लोग अध्ययन करते हैं एड्स रोग, या इसी को उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण कहा जाता है, या इसी को एड्स को कहा जाता है। आप लोग एड्स का फुल फॉर्म जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? AIDS, इसके फुल फॉर्म जरूर बताइएगा, और इसके कारण फैलता है, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं।
कहा जा रहा है कि जो देखिए कहा जा रहा है इसमें कि एड्स का अर्थ होता है, क्या होता है? एड्स का अर्थ जो होता है प्रतिरक्षा की न्यूनता, जो व्यक्ति के जीवन में क्षति होती है। कहा जा रहा है कि प्रतिरक्षा की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन में क्षति होती है, यह रोग HIV के कारण होता है। कहा जा रहा है कि यह रोग किसके कारण होता है? HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एड्स और HIV दोनों का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को क्षति पहुंचाता है। कहा जा रहा है कि इसके द्वारा शरीर की प्रतिरक्षा या इम्यून सिस्टम में क्या होता है? क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एड्स का लक्षण जो होता है यह बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित हो जाता है। कहा जा रहा है कि यह बार बार सामान्य रोगों से क्या हो जाता है? यह ग्रसित हो जाता है। जो रोगी को लगातार बुखार आने लगता है, जिसके कारण दस्त आने लगता है, तथा कहा जा सकता है कि धीरे धीरे शरीर का वजन भी कम होने लगता है। अब कहा जा रहा है कि HIV का संक्रमण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि HIV का संक्रमण संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु को होता है। कहा जा रहा है कि जो HIV का संक्रमण होता है यह संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु को होता है। संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से क्या होता है? HIV का संचरण होता है, जिसके द्वारा कारण क्या होता है? एड्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट कहा कि एड्स HIV की संक्रमण की पहचान कैसे की जाती है? तो इसको एलिसा टेस्ट कराकर क्या कहते हैं? इसकी पहचान की जा सकती है, जिसमें एंजाइम लिंक इम्यून सॉर्बोनेट एसेज होता है। नेक्स्ट कहा कि PCR, जिसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, जिसके द्वारा हम क्या कहते हैं? एलिसा तथा PCR टेस्ट के द्वारा हम क्या कहते हैं? HIV की पहचान की जाती है। आगे देखिए इसके रोकथाम क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसके रोकथाम क्या होते हैं कि क्या कहते हैं? सुरक्षित यौन संबंध बनाने से, रक्तदान से कहा जाता है कि रक्तदान से पहले HIV का परीक्षण करके, क्या कहा जा सकता है कि एड्स के बारे में जागरूकता फैलाकर क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा एड्स रोग की या कहा जा सकता है इसकी उपचार एवं रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट कहा कि किशोरावस्था और ड्रग्स या एल्कोहल का कुप्रयोग किस प्रकार से होता है? तो बालक के 12 से 18 वर्ष की उम्र को किशोरावस्था कहा गया है। यह वे अवस्था होती है जो बचपन को युवा अवस्था को जोड़ती है। इस अवस्था में बच्चों में बहुत से शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक बदलाव होता है या परिवर्तन होता है। ऐसे में बालक कभी कभी अनजाने तो कभी कभी आकर्षण वश ड्रग्स या एल्कोहल के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और इनके अधिक प्रयोग से बचे इनकी इत्यादि से हो सकती है। कहा जा सकता है कि एक जो बाल्यावस्था में जो युवा होते हैं वो क्या कहते हैं? गलत संगति के कारण, या कभी कभी कहा जा सकता है कि अनचाहे, या कभी कभी उसके शरीर में मानसिक तथा व्यवहारिक रूप से क्या होता है? ऐसे अनचाहा विचार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है? वो ड्रग्स तथा एल्कोहल का उपयोग करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि उसको बचना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि इसे बचे रहना चाहिए, क्योंकि इसका अधिक से अधिक क्या होता है? ये दुष्परिणाम पूरे क्षेत्र में युवाओं को प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि व्यसन या निर्भरता। कहा जाता है कि व्यसन नशा लेने की वजह से स्थित होती है, जिसमें बालक मनुष्य नशे के प्रति मनोवैज्ञानिक रूप से आसक्त हो जाता है, और इनकी जरूरत नहीं होते हुए भी नशे की आवश्यकता महसूस करता है और अपने आसपास को अधूरा महसूस करता। कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा रोग होता है कि जब व्यक्ति को क्या होता है न उसकी चाहत होती है तो उसके प्रति क्या होता है? बहुत ही तत्पर हो जाता है। अगर नहीं मिल पाता कुछ तो अपने आसपास क्या होता है? बहुत कुछ अधूरा जैसा फील करने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग मानव स्वास्थ्य तथा रोग से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे सभी को कवर किए हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एक बार अपने अनसॉल्व पेपर को उठाइएगा, और जितने भी 8 से 10 साल में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं सभी को एक एक कर देखिएगा। तो जितने भी उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं उतने ही आपके
इस वीडियो में अपलोड किया गया है। तो इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसकी क्या कहते हैं, आप लोग एक बार अनसॉल्व करने के बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा कि इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन खुद ही नहीं गया है। तो चाहे क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। आप लोग प्रतिदिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है और किस प्रकार से उसमें किसी प्रकार का सुधार करना है, या आप हम प्रतिदिन आपको ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। हाँ, ये है कि आप लोगों को मंडे से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपका डेली, आपका जितने भी एक एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट MCQ है वो आपके लिए डेली के डेली जाता रहेगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।